Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in lecture number 5 today. Lecture number 5 basically continuity of lecture number 4. लेक्चर 4 के अंदर हमने फोनोलॉजिकल साउंड से अपनी स्पीकिंग को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। फोनोलॉजिकल साउंड्स क्या थी? ऐसे अल्फाज जो कि इंग्लिश और उर्दू में सिमिलर है, तो उर्दू वाले अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हमने इंग्लिश की एक्सेंट को समझने की कोशिश की थी। आई होप सो कि आपको लेक्चर देख चुके होंगे। अगर किसी ने अभी तक स्टार्टिंग 4 लेक्चर्स नहीं देखे तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स देखें, देन लेक्चर नंबर 5 देखें, क्योंकि ये पूरी सीरीज कंटिन्यूटी के अंदर है। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 5 से पहले मैं क्विक सा रिव्यू दे दूँ। ये हमने लेक्चर 4 में पढ़ा था। पी टी सी के क्यू सी एच, इस तमाम की साउंड हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं कि पा, ठा, खा और छे। इसको मैंने बहुत डिटेल्ड के अंदर लेक्चर नंबर 4 में एक्सप्लेन किया है। इन तमाम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आप इजीली अपना एक्सेंट इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई होप सो कि लेक्चर सुनने के बाद आप लेक्चर 4 की सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके होंगे। सो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ वॉवेल साउंड। उन तमाम फोनोलॉजिकल साउंड्स के बाद कुछ आती है वॉवेल साउंड, जो कि डिफरेंस क्रिएट करती है हमारी स्पीकिंग में और एक्चुअली अंग्रेज़ के एक्सेंट में। ये वॉवेल साउंड्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये वॉवेल, देयर इजंट एनी वर्ड वॉवेल। इसको जो प्रोनाउंस करते हैं उसको बोलते हैं वॉयल साउंड्स। हम वॉवेल बोलते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये रॉन्ग है, बट दैट इज़ एन एशियन स्टाइल। एक्चुअली इंग्लिश के अंदर इसको वॉयल साउंड बोला जाता है। अच्छा, वॉयल साउंड का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप इसको लिखना ही वॉयल साउंड शुरू कर दें तो लिखने में वॉवेल ही आएगा। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बताने के लिए मैंने ये लिखा है कि इट्स वॉयल साउंड इन सेइंग। वॉवेल्स होते क्या हैं लेक्चर 1 में डिटेल में बता चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ। वो तमाम वर्ड्स जो कि ए आई ओ यू जिसके अंदर आया तो दैट इज सेड टू बी वॉवेल साउंड। तो ये 5 जो है वॉवेल साउंड्स को क्रिएट करते हैं। वॉवेल प्लस आर, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि आर पर एंड हो, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि आर पर एंड हो और उससे पहले वॉवेल आ रहा हो। वॉवेल का मतलब कि ए ई आई ओ यू में से कोई आ रहा हो, तो नो साउंड ऑफ आर। फिर हम आर की साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, या तो बहुत सारी जगहों पे करते हैं तो बहुत स्लाइड्स ही करते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई साउंड ही नहीं है, वरना ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स क्या है? हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? फीटर। मैंने फी का साउंड बताया था, पी का। तो मैं अब आज कोशिश करूंगा कि उन साउंड्स को इस्तेमाल भी करूं ताकि आप लोगों की जो है वो रिकॉल भी हो जाए और आप लोग उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकें। सो नॉर्मली हम तो बोलते थे पीटर, तो पीटर नहीं है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इट्स फीटर। तो हमने वहाँ पे आर की साउंड भी प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि देखिए आर से पहले ई आ रहा है तो ये वॉवेल साउंड बन गई। तो इसको फीटर नहीं पढ़ेंगे, इसको फीट। फ्रीक्वेंटली फीट, आर यू गोइंग? तो हम पूरा फीटर पढ़ते हैं तो फीटर नहीं है, बहुत स्लाइड सा आर का साउंड है, इट्स फीट। देन चीटर, हम चीटर बोलते हैं, इट्स नॉट अ वर्ड चीटर। अगेन ई आर पर एंड हो रहा है, आर से पहले वॉवेल साउंड हो रही है, चीट। आर यू चीट? हम बोलते हैं ना ही इज अ चीटर, तो ही इज अ चीटर की जगह ही इज अ चीट। तो वो इतना जल्दी में बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अजीब सा वर्ड बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो बोल चीटर ही रहे हैं। सिर्फ उनमें और हमें फर्क क्या है कि हम चीटर पूरा बोलते हैं, वो बोलते हैं चीट। तो इस वजह से हमें लगता है कि हमें उनका एक्सेंट समझ में नहीं आता। इसी तरीके से यूर, यूर हम एम्फसाइज करते हैं यूर के ऊपर, इट्स नॉट अ वर्ड यूर, इट्स यू। हम बोलते हैं ना इज दिस पेंसिल यूर्स, तो ये क्या हो जाता है, वो ये बोलते हैं इज दिस पेंसिल यू। तो हमें वो यू समझ ही नहीं आता क्योंकि हम आर को एम्फसाइज करने वाले हैं, जबकि अंग्रेज जो है वो आर को प्रोड्यूस नहीं करता अगर उससे पहले वॉवेल आ जाए। यहाँ पे भी देखें यू आ रहा है तो यू क्या है? वॉवेल है। सिमिलरली एयर, आर से पहले ए आ रहा है तो ये भी वॉवेल साउंड है, हम इसको पूरा एयर पढ़ते हैं, ये ईयर पढ़ते हैं, तो ये ईयर भी नहीं है, इट्स ईयर। दिस एयर वी आर गोइंग, हम ये बोलते हैं, वो क्या बोलेगा? दिस ए वी आर गोइंग। सो सिर्फ ये स्लाइड सा फर्क है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि आर को ना बोलना थोड़ा सा अनयूजुअल होगा आपके लिए, लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एग्जांपल दी थी, द मैच बॉक्स इज एट द कॉर्नर।
तो मैंने आपको बताया था कि उधर मैं खे की साउंड बता रहा था, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो मैंने कहा था ये वर्ड कॉर्नर भी नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ये वर्ड क्या है। तो देखिए अभी हम ये रूल पढ़ चुके हैं कि आर पर एंड हो रहा है और आर से पहले वॉवेल आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉर्न। सी से साउंड आएगी खा की, और ई आर वाला आखिर में आर नहीं पढ़ा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, द मैच बॉक्स इज एट द कॉर्न। हम क्या बोलते हैं, द मैच बॉक्स इज एट द कॉर्नर। सो कॉर्नर कोई वर्ड ही नहीं है, एक्चुअली वर्ड क्या हो गया, कॉर्न हो गया, क्योंकि आर से पहले वॉवेल साउंड आ रही है। तो हम लोग बोलते हैं ना कॉर्नर वाला प्लॉट है मेरा, कॉर्नर वाला प्लॉट नहीं, कॉर्न वाला प्लॉट है। तो अंग्रेज क्या बोल रहा था, द मैच बॉक्स इज एट द कॉर्न। तो हमें क्या लग रहा होता है कि वो पता नहीं क्या वर्ड बोल रहा है, तो बेसिकली कोई अजीब वर्ड नहीं बोल रहा, वो कॉर्नर को कॉर्न पढ़ रहा है। आई होप सो कि ये एग्जाम्पल अब समझ में आ गई होगी आपको। देन नेक्स्ट, अगर आर से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, अभी मैंने आपको बताया था कि आर से पहले वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू आएगा, तो हम आर की साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आर से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, तो ये जो आर की साउंड है, अब इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि आर की साउंड जो है वो पेश की तरह से आएगी, यानी हम उसको थोड़ा सा मोटा पढ़ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्रग, हम इसको क्या पढ़ते हैं, ड्रग, जेर की तरह पढ़ते हैं, इट्स नॉट जेर की तरह, इट्स ड्रग, थोड़ा मोटा करके पढ़ेंगे। ड्रीम, हम बोलते हैं ड्रीम, ड्रीम नहीं है वर्ड, एक्चुअली क्या है, ड्रीम। इसी तरीके से ट्रक, हम क्या बोलते हैं, ट्रक, ट्रक, ठे का साउंड आ रहा है और आर उसके साथ मिल रहा है, तो थोड़ा मोटा पड़ेगा, ठे, ट्रक। ट्रेन, अगेन ठे की साउंड, ट्रेन, क्योंकि देखिए आर से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। सिमिलरली ड्राइवर, अभी आर पर एंड हो रहा है ई, तो ये ड्राइवर भी नहीं होगा, इट्स ड्राइव, इज ड्राइव, ड्राइव। डी आर थोड़ा मोटा पड़ रहे हैं और आखिरी वाला आर प्रोड्यूस नहीं होगा, हम तो क्या बोलते हैं, ड्राइवर, ड्राइवर नहीं है, इट्स ड्राइव, ही इज अ ड्राइवर। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ही इज अ ड्राइव। तो आर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो हमें लग रहा होगा कि वो बहुत अजीब सा कोई वर्ड बोल रहा है, वो एक्चुअली ड्राइवर ही बोल रहा है। सिमिलरली क्राइम, सी आर पेश के साथ, क्राइम। देन क्रिस्पी, खे का साउंड, क्रिस्पी, हम बोलते हैं क्रिस्पी, क्रिस्पी नहीं होता, क्रिस्पी। देन आईएनजी साउंड, आईएनजी साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है अंग्रेज की स्पीकिंग में और हमारी स्पीकिंग में। ये डिफरेंस क्या है, देखिए जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, तो जी साउंड विल नॉट कम, जी का साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हम एशियन क्या करते हैं, हम जी का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अंग्रेज जी का साउंड प्रोड्यूस नहीं करता जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाता है, तो आईएनजी में आखिरी जी का साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। एग्जाम्पल देखें, टीचिंग, टी से स्टार्ट हो रहा है तो ठी के साउंड से टीचिंग, लेकिन हम क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। अंग्रेज एक्चुअली में क्या बोलता है, अंग्रेज बोल रहा होता है टीच इन, वो टीचिंग नहीं बोलता। तो हमें क्या लगता है, हम एशियन स्टाइल में हम क्या बोलते हैं, ही इज टीचिंग, लेकिन वो क्या बोलते हैं, ही इज टीचिंग। टीचिंग मतलब जी का साउंड नहीं दे रहा। अच्छा, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप टीच इन लिखना शुरू कर दें, स्पेलिंग के अंदर लिखने में टीचिंग ही आएगा, लेकिन आपने प्रोनाउंस कैसे करना है, टीच इन। इसको प्रैक्टिस करके जब आप सुनेंगे ना अंग्रेज को, तो आपको सुनने में भी मजा आएगा और आपको उसकी सारी बात एग्जैक्टली समझ में आ रही होगी, तब आपको अंदाजा होगा कि उसकी और हमारी इंग्लिश में फर्क नहीं है। सिर्फ क्या फर्क है, उसकी और हमारे बोलने में, क्योंकि वो अपने एक्सेंट में बोलता है और हम एशियन स्टाइल में बोलते हैं। एशियन स्टाइल के अंदर हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। सिमिलरली ड्राइंग, हम बोलते हैं ड्राइंग, वो क्या बोलेगा, ड्राइंग, जी का साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी तरीके से ट्रेनिंग, हम बोलते हैं ट्रेनिंग ठी के साउंड से, लेकिन वो क्या बोलेगा, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ही इज अंडर ट्रेनिंग, तो वो हम बोलते हैं ही इज अंडर ट्रेनिंग, वो बोलेगा ही इज अंडर ट्रेनिंग। तो जी का साउंड वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म के साथ आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसी तरीके से चेंजिंग को बोलेगा चेंज इन, ड्राइविंग को बोलेगा ड्राइव इन, इसी तरीके से वॉचिंग को बोलेगा वॉचिंग। तो इसकी भी साउंड आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। देन बहुत बड़ा डिफरेंस जो आता है डब्ल्यू और वी की साउंड में। अभी तक मैं आपको आर से पहले वोवेल की साउंड बता चुका हूँ, आर से पहले कॉन्सोनेंट की साउंड बता चुका हूँ, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी साउंड बता चुका हूँ। ये भी डब्ल्यू और वी के अंदर हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। हम क्या मिस्टेक करते हैं कि वी प्रोड्यूस वी साउंड कॉमनली इन प्लेस ऑफ
डब्ल्यू। डब्ल्यू की साउंड अलग है और वी की साउंड अलग है, लेकिन हम बहुत सारी जगहों पे डब्ल्यू की जगह पे हम वी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखें डब्ल्यू की साउंड क्या है, डब्ल्यू की साउंड होती है राउंड लिप्स, यानी आप लिप्स को गोल करके पढ़ते हैं। तो हम बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनको डब्ल्यू से शुरू होने वाले वर्ड्स को हम राउंड लिप्स के साथ नहीं पढ़ते, बल्कि हम वी की साउंड पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉट। अब जो वर्ड है हम इसको क्या पढ़ रहे होते हैं, वर्ड। वर्ड का मतलब हम वी से पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स वर्ड। राउंड लिप के साथ आपने पढ़ना है, होठों को गोल करके आपने पढ़ना है, तो ये क्या बन जाएगा, वर्ड। तो एक्चुअल वर्ड क्या है, वर्ड, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वर्ड। यानी हम जो है वो राउंड लिप नहीं करते, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट प्रॉपर्ली नहीं होती। इसी तरीके से व्हेन, हम क्या पढ़ रहे थे, वी के साउंड से पढ़ रहे थे, हम वी के साउंड से पढ़े वैन, लेकिन एक्चुअली वर्ड क्या है, राउंड लिप के साथ वैन। सिमिलरली वाई, हम इसको क्या पढ़ रहे होते हैं, वी के साउंड के साथ वाई। तो ये वाई कोई वर्ड नहीं है, एक्चुअली वर्ड क्या है, वाई, राउंड लिप के साथ। सिमिलरली विन, तो हम इसको वी के साउंड से पढ़ रहे होते हैं, तो ये क्या हो जाता है, विन। हम विन बोल रहे होते हैं, विन कोई वर्ड नहीं है, एक्चुअली वर्ड क्या है, विन, राउंड लिप के साथ। देन नेक्स्ट क्या है, W साउंड तो हमने देख ली, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्चुअली V साउंड। तो V साउंड क्या है, अब हम V साउंड को देखते हैं कि V साउंड क्या होती है। देखिए V साउंड को प्रोड्यूस, W साउंड को तो हमने देख लिया था कि राउंड लिप के साथ पढ़ते हैं, होठों को गोल करके पढ़ते हैं। V को कैसे पढ़ते हैं, V को पढ़ने का अंदाज होता है अपर टीथ टच लोअर लिप्स, ऊपर वाले जो दांत है वो टच करते हैं आपके नीचे वाले होंठ के साथ। तो अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वाह वाह वाह, वाह 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 जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो अपर टीथ हैं वो टच कर रहे हैं आपकी लोअर लिप के साथ, तो ये बन जाता है वाह वाह वाह। सिमिलरली अब इसकी एग्जांपल लेंगे तो वैन, ये वैन, अब इसको मोटा करके नहीं पढ़ेंगे, राउंड लिप के साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको वाह के अंदाज में पढ़ेंगे, वैन। इसी तरीके से विनेगर, विनेगर के साथ हम पढ़ेंगे वाउचर, वी के साउंड के साथ। सो आई होप सो कि आपको जो है ये डब्ल्यू और वी का साउंड भी क्लियर हो गया होगा कि डब्ल्यू का साउंड कैसा होता है, वी का साउंड कैसा होता है। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे एशियन स्टाइल के अंदर और प्योर इंग्लिश स्टाइल के अंदर। नेक्स्ट थिंग, साउंड्स के बाद जो मैं आऊँगा वो आऊँगा ट्रांसलेशन के ऊपर। ट्रांसलेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारे बहुत ज़्यादा बच्चों को, टीचर्स को प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेशन करने में। पहले मैं ट्रांसलेशन में आपको जनरल कॉन्सेप्ट दूंगा। जनरल कॉन्सेप्ट का मतलब कि जिनको ट्रांसलेशन आती है तो उनको जो कन्फ्यूजन होती है तो वो चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद जो मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा वो मैं उस अंदाज से बताऊंगा जो कि बिल्कुल लेमन मेथड है। लेमन मेथड का मतलब कि स्टार्ट के अंदर तो पहले मैं बताऊंगा कि जिनको ट्रांसलेशन आती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद बिल्कुल लेमन तरीके से बताऊंगा, यानी ऐसे लोग जिनको ट्रांसलेशन आती नहीं है, या छोटे बच्चे जिनको आप ट्रांसलेशन सिखाना चाह रहे हैं तो उनको ट्रांसलेशन कैसे सिखाई जाए। सो पहले जिनको आती है उनकी कंफ्यूजन को दूर करके, देन उसके बाद डिफरेंट मेथड के जरिए बेसिक अंदाज में आपको ट्रांसलेशन सिखाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट है क्या चीज़। क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो इंग्लिश टू उर्दू हो या उर्दू टू इंग्लिश हो। सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशंस को। whenever translate anything you must know the tense। सबसे पहले जब भी आप ट्रांसलेशन करने जाएं, अच्छा ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी होती है। आप बीकॉम के पेपर दे रहे हो, आप ग्रेजुएशन के पेपर दे रहे हो, आप इवन मैट्रिक के दे रहे हो, इंटरमीडिएट के दे रहे हो, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन का काम आ जाता है आपका। तो ये सारी जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ट्रांसलेशन आप करने जाएं, कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आपको उस टेंस के बारे में पता होना चाहिए। टेंसेस क्या है, देखिए अभी मैं टेंसेस के ऊपर नहीं जा रहा, ये मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। जब भी मैंने आपको क्या कहा था, ये मैं स्टार्ट में स्टेप्स उनको बता रहा हूँ जिनको ऑलरेडी ट्रांसलेशन आती है, जिनको टेंसेस आते हैं। जिनको नहीं आते उनके लिए अलग मेथड है, आगे चल के हम टेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे भी सही। लेकिन यहाँ पे बताना क्या ज़रूरी है, जब भी आप ट्रांसलेशन करना चाहें तो आपको उर्दू वाले जुमले का टेंस के बारे में पता होना चाहिए, उसकी पहचान पता होनी चाहिए। देन डू नॉट गो बियॉन्ड टेंस। उर्दू में आपको पहचान पता लग गई कि ये कौन सा जुमला है, तो आपने उस टेंस से बाहर नहीं निकलना। आपने उसी उर्दू वाले जो जुमला है उसी टेंस के अंदर रहते हुए आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। यानी ऐसा हरगिज नहीं करना कि उर्दू में जुमला प्रेजेंट में है और आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट पास्ट में कर रहे हैं,
तो वो तो गलत हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। जब आपको ये पता लग गया तो फिर आप उसको उसी टेंस के अंदर रहते हुए इंग्लिश के अंदर चेंज करेंगे। अगेन आई वुड रिपीट कि ये मेथड सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके टेंसेस अच्छे हैं और जिनको आते हैं। जिनको नहीं आते वो सिर्फ सुने, आगे चल के वो ये हेल्प आउट उनकी होगी। देन सेंटेंसेस लाइक, ऐसे जुमले जिसके अंदर के आ जाता है या जो के आ जाता है, आर बिट डिफिकल्ट। जब भी आप जुमला देखें कहीं भी के या जो के इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो हमेशा कॉन्शियस हो जाएं कि ये ट्रांसलेशन में थोड़ा तंग करेंगे। वो मेरा जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल दें, वो ये करता है क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, या कोई और भी एग्जांपल है जिसके अंदर के आ जाए या जो के आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि पहला जुमला किसी और में बन रहा होता है, दूसरा जुमला किसी और टेंस में बन रहा होता है, तो हमेशा कंफ्यूजन होती है। ये जुमले कैसे बनेंगे इसको भी आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी ट्रांसलेशन के अंदर के या जो के उर्दू में आ जाए, फौरन कॉन्शियस हो जाए कि ये जुमला थोड़े अलग अंदाज से बनेगा, ये नॉर्मल अंदाज से नहीं बनेगा। देन वी मेक मिस्टेक व्हेन वी ट्राई टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। सबसे बड़ा मसला, जब भी ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम जुमले को ट्रांसलेट करते हैं, हम जुमले को ट्रांसलेट नहीं करते। जब भी हम जुमले को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम मिस्टेक करते हैं। कैसे मिस्टेक करते हैं अभी ही मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर हम जुमले को ट्रांसलेट नहीं करते तो फिर हम किस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि हम तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही ना कि हम तो जुमले को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं उर्दू टू इंग्लिश। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि हम जुमले को ट्रांसलेट करते हैं। क्यों? अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि हम जुमले को ट्रांसलेट क्यों नहीं करते, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, वो गया ऐसा गया कि गया ही गया, उर्दू का जुमला है। मैं आपको बोलूं कि अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, आपने जुमले को ट्रांसलेट करना है। अब एक नॉर्मल सा जुमला है, वो गया ऐसा गया कि गया ही गया। अब ऐसा अगर कोई जुमला आता है ना तो टीचर्स भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसको कैसे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आदि किसके होते हैं, जुमले को ट्रांसलेट करने के। अच्छा, इस जुमले को अगर हम जुमले से ट्रांसलेट करेंगे, यानी इंग्लिश सेंटेंस, उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो ये बन जाना चाहिए, ही वेंट एंड वेंट। वो गया ऐसा गया कि गया ही गया, तो ये होना चाहिए, ही वेंट एंड वेंट। तो ये तो ट्रांसलेशन नहीं हुई एक्चुअल। इसमें हमने क्या मिस्टेक की है कि एज इट इज जुमले को हमने चेंज करने की कोशिश की है जुमले के अंदर, जो कि अभी मैंने आपको कहा था कि हम सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करते। अगर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करते तो फिर हम क्या करते हैं? तो देखें, ऐसे जुमलों को बनाने के लिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं। टिप्स टू मेक सच सेंटेंसेस: ट्रांसलेट द उर्दू सेंटेंस इन उर्दू देन चेंज इन इंग्लिश। जब भी ऐसे जुमले आ जाएं तो पहले उर्दू वाले जुमले को आप उर्दू में ही चेंज करें कि वो उर्दू में बोलना क्या चाह रहा है, फिर आप उसको इंग्लिश में चेंज करें। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जुमले आते हैं तो हम उर्दू वाले जुमले को डायरेक्ट इंग्लिश में चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हमारे साथ बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं और हम ऐसे जुमले बना ही नहीं पाते। सो एक्चुअल मेथड क्या है? एक्चुअल मेथड ये है कि उर्दू वाले जुमले को उर्दू में ही चेंज करें, देन उसको इंग्लिश में चेंज करें। अब हम एग्जाम्पल देखें, वो गया ऐसा गया कि गया ही गया, उर्दू का जुमला है। इसको अगर हम इंग्लिश में डायरेक्ट चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हम मिस्टेक करेंगे। हमने इसको उर्दू में ही चेंज करना है कि ये बात करना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली वो बात क्या करना चाह रहा है, वो गया और वापस ही नहीं आया। कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि वो गया ऐसा गया कि गया ही गया। वो क्या बोलना चाह रहा है कि वो गया, या वो कहना चाह रहा है वो हमेशा के लिए गया, या वो ये कहना चाह रहा है वो गया और वापस नहीं आया। तो आप देखें, इस मुश्किल जुमले को, अजीब से जुमले को आपने उर्दू में चेंज किया। अब ये बहुत सिंपल बन गया, वो गया और वापस नहीं आया। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, he went and did not come back, he went and did not come back। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। या इसको वो हमेशा के लिए गया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, he went for good। फॉर गुड होता है हमेशा के लिए। अगर फॉर गुड का कॉन्सेप्ट आता है तो वेल एंड गुड नहीं आता, तो सिंपल क्या है, he went and did not come back, ये करेक्ट कॉन्सेप्ट है। तो डायरेक्ट वो गया ऐसा गया कि गया ही गया की डायरेक्ट इंग्लिश क्या बन जाएगी, he went and did not
कम बैक। तो हमने पहले क्या किया, उर्दू वाले जुमले को उर्दू में ही चेंज किया, देन हमने उसको क्या किया है, इंग्लिश में चेंज किया, तो हमारा मसला बिल्कुल हल हो गया। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें, हम एग्जांपल लेते हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया। अगेन हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम मिस्टेक करते हैं उर्दू वाले जुमले को डायरेक्ट इंग्लिश में तब्दील करने की। अब इसी जुमले को हम डायरेक्ट इंग्लिश में तब्दील करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, माई हार्ट बिकम गार्डन गार्डन। जुमले को जुमले में चेंज करेंगे तो यही बनेगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया, माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन, बाग बाग गार्डन गार्डन। जबकि ये करेक्ट इंग्लिश नहीं है। जब ये करेक्ट इंग्लिश नहीं है तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको मेथड बताया कि उर्दू वाले जुमले को उर्दू में ही चेंज करेंगे। अब मेरा दिल बाग बाग हो गया, अब इसकी उर्दू क्या होगी, बेसिकली उसकी उर्दू तो यही है ना, मैं हद से ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बेइंतहा खुश हूँ। हम उर्दू में बोलना यही चाह रहे हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इसकी सिंपल इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई एम वेरी ग्लैड, या आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, सिंपल। तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, इसकी डायरेक्ट इंग्लिश क्या बन जाएगी, आई एम वेरी ग्लैड या आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। आसान से तरीके से हम बना सकते हैं। हम क्यों फंस जाते हैं इस ट्रांसलेशन में, क्योंकि हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, हम जुमले को जुमले से चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसा उर्दू में जुमला है हम वैसे ही उसको इंग्लिश में चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हम मिस्टेक कर देते हैं। सो मैंने आपको टिप्स क्या दिए कि आपने क्या करना है, उस जुमले को चेंज करना है उर्दू के अंदर ही, आपको सेंस पता लग जाए, फिर आपने क्या करना है, उसको चेंज करना है। अच्छा, जुमले को जुमले से चेंज ना करने का क्या मतलब है, अब उस चीज को देखते हैं। देखिए, वी ऑलवेज हैव टू ट्रांसलेट सेंस नॉट सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि हम जुमले को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जबकि जुमला हरगिज चेंज नहीं होता, बल्कि उसका सेंस चेंज होता है। हम ट्रांसलेशन के अंदर सेंस को चेंज करते हैं, सेंटेंस को चेंज नहीं करते। सेंस को चेंज करने का मतलब क्या है, वी नेवर ट्रांसलेट उर्दू सेंटेंसेस इंग्लिश। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम उर्दू के जुमले को इंग्लिश में चेंज नहीं करते, बल्कि उर्दू वाले जुमले को के सेंस को हम इंग्लिश में चेंज करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन मेकिंग सेंटेंस ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश। ये फर्क है। क्या फर्क है, उर्दू में जुमला बनाने में और इंग्लिश में जुमला बनाने में। क्यों, क्योंकि जब हम जुमले से जुमला बनाते हैं तो हम मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या है, एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया। देखिए, उर्दू के स्ट्रक्चर में और इंग्लिश के स्ट्रक्चर में फर्क है, यानी उर्दू के फॉर्मूले में और इंग्लिश के फॉर्मूले में फर्क है। क्या फर्क है कि देखिए, उर्दू का जो फॉर्मूला होता है उसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। मैं अभी इस डिटेल में नहीं जा रहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, ऑब्जेक्ट क्या है, जो काम को रिसीव करता है, और वर्ब क्या होता है, कोई भी अमल होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, उर्दू में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद उसे ऑब्जेक्ट, पढ़ाया, वर्ब। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या बनेगी, आई टॉट हिम। तो इंग्लिश का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। आप देख रहे हैं ये डिफरेंस उर्दू के फॉर्मूले में और इंग्लिश के फॉर्मूले में। उर्दू का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो जब हम जुमले को जुमले से चेंज करते हैं तो हम इस तरीके से फंस जाते हैं, क्योंकि उर्दू की फॉर्मेशन अलग है, इंग्लिश की फॉर्मेशन अलग है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें जुमले को जुमले से चेंज नहीं करना, हमें जुमले के सेंस को ट्रांसलेट करना है। कैसे ट्रांसलेट करना है उसको देखते हैं। देखिए, रोड पे गोलियां चल रही हैं, अगर हम जुमले को जुमले से चेंज करेंगे तो ये तो सेंटेंस हो जाना चाहिए, टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड का मतलब क्या है कि गोलियां तो टैबलेट्स हो गई, तो टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड, इट्स रॉन्ग। यहाँ पे गोलियों का मतलब क्या है, मतलब हम सेंस निकालेंगे। सेंस क्या है कि बुलेट्स फायरिंग, देयर इज फायरिंग ऑन द रोड, रोड पे गोलियां चल रही हैं, देयर इज फायरिंग ऑन द रोड। लेकिन अगर हम जुमले को जुमले से चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। इसी तरीके से प्रोवर्ब्स, जब भी हम प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे होते हैं। प्रोवर्ब्स के अंदर भी हम जुमले को जुमले से चेंज नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश का मतलब क्या होता है, अनइंटरप्टेड, बगैर रुके बहुत तेज बारिश होना
मूसलाधार बारिश, इसको हम क्या बोलते हैं, कैट्स एंड डॉग्स। आप देखें जुमले को जुमले से चेंज करेंगे तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है कुत्ते और बिल्लियां। मूसलाधार बारिश का उससे क्या ताल्लुक है, लेकिन क्या है, एक सेंस दिया हुआ। तो प्रोवर्ब्स क्या होता है, मूसलाधार बारिश, उर्दू में कुछ और बन रहा है, इंग्लिश में क्या बन रहा है, कैट्स एंड डॉग्स। तो हम बाय सेंस चेंज करते हैं, हम कभी भी जुमले को जुमले से चेंज नहीं करते। इसी तरीके से जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। उर्दू कुछ और कह रही है, इंग्लिश कुछ और कह रही है। सो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम जुमले को जुमले से चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आपने आपसे क्या कोशिश करनी है, जुमले को जुमले से चेंज नहीं करना। अगर कोई अजीब सा जुमला आ जाए तो उसको उर्दू में चेंज करें, उर्दू में सेंस निकालें उसका, फिर आप उसको इंग्लिश में चेंज करें, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करें। अब प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसलेशन के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि हम सेंटेंस को सेंटेंस से चेंज कर देते हैं। और दूसरी जो मैंने आपको टिप दी, वो टिप्स क्या है, नेक्स्ट थिंग कि सेंस को हमेशा चेंज करें, सेंटेंस को हमेशा चेंज ना करें। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स दे चुका हूं, आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यूज लेस प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स इन स्पीकिंग। हमेशा ये कहा जाता है अच्छी स्पीकिंग के लिए, बिजनेस कम्युनिकेशन का रूल भी है कि बहुत सिंपल इंग्लिश बोले, ऐसी इंग्लिश ना बोले कि किसी को समझ में ना। यूज लेस प्रोवर्ब्स एंड ईडियम्स, क्योंकि प्रोवर्ब्स और ईडियम लोगों को समझ में नहीं आते, इसलिए कहा जाता है कि इनको कम इस्तेमाल करें। सिर्फ ऐसे लोगों के सामने इस्तेमाल करें जिनका आपको पता है कि उनको समझ में आते हैं। अब इजी ट्रांसलेशन, ये जो मेथड है तो मैंने आपको उन सब के लिए बताया जिनको ट्रांसलेशन आती है, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम उसके जरिए, इस प्रैक्टिस के जरिए आप उसको दूर कर सकते हैं। आप इजी ट्रांसलेशन, क्या हमें ट्रांसलेशन आती नहीं है, हमने सीखनी है कि हमने ट्रांसलेशन करनी किस तरह है, या हमने छोटे बच्चों को सिखानी है। आप में से बहुत सारे टीचर होंगे या छोटे बहन भाइयों को सिखाते होंगे, तो ये मैं मेथड बता रहा हूँ इजी ट्रांसलेशन का, जिनको ट्रांसलेशन नहीं आती या आप छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं। देखिए एक होता है मेथड 1, एक होता है मेथड 2। अब ये मेथड 1 और मेथड 2 क्या है, मैंने एक जुमला लिखा, वो मेरा दोस्त है, सादा सा जुमला है। अब देखें हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है इसको ट्रांसलेट करने का कि जो सबसे पहले आया है उसके नीचे हम 1 लिखते हैं, और जो सबसे आखिरी है उसके नीचे हम 2 लिखते हैं, और जो बीच में उसके नीचे हम 3 लिखते हैं। इसका मतलब इंग्लिश बनाते हुए जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है उसको उसकी सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे, और जिसके नीचे 2 लिखा हुआ है उसके बाद उसकी बनाएंगे, और जिसके नीचे 3 लिखा हुआ है उसके बाद उसकी बनाएंगे। तो यानी हमने एक सीक्वेंस बना ली, जो मैंने अभी आपको बताया था ना पीछे कि इंग्लिश और उर्दू के फॉर्मूले के अंदर फर्क है। तो इसको आसान तरीका, जब भी जुमला आए तो एक जुमला सबसे पहला जो होगा उसके नीचे 1 लिख दें, जो सबसे आखिरी लफ्ज है उसके नीचे 2 लिख दें, और जो बीच वाला लफ्ज है उसके नीचे 3 लिख दें। अब इसको ट्रांसलेट करें तो वो की इंग्लिश हो गई ही, है की इंग्लिश हो गई इज, और मेरे दोस्त की इंग्लिश हो गई माय फ्रेंड। तो जुमला क्या बन गया, वो मेरा दोस्त है, ही इज माय फ्रेंड। 1 जो था उसको सबसे पहले ट्रांसलेट किया, उसके बाद जहां पे हमने 2 लिखा था उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया, और जहां पे हमने 3 लिखा था मेरा दोस्त, हमने उसको ट्रांसलेट किया। तो वो बन गया ही, है बन गया इज, मेरा दोस्त बन गया माय फ्रेंड। मैं यहाँ पे इज एम आर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा, इसको मैं आगे चल के डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ट्रांसलेट करना बता रहा हूँ कि ट्रांसलेट करते किस तरह है। तो आसान सा तरीका मेथड 1 क्या है, कोई भी जुमला आए तो सबसे पहले लफ्ज के नीचे 1 लिखें, आखिरी लफ्ज के नीचे 2 लिखें, और जो बीच वाले लफ्ज होंगे उसके नीचे 3 लिखें, और इसी सीक्वेंस से इंग्लिश में चेंज कर दें तो आप इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब मेथड 2 क्या है, ये देखिए इंग्लिश के नीचे भी हमने ये लिखा 1, 2 एंड 3। मेथड 2 क्या है, वो गिलास में पानी पीता है, वो गिलास में पानी पीता है, इन जुमलों में क्या कर रहा है, इनमें देखें एरो का फर्क है। सबसे पहले वो के नीचे मैंने एरो बनाया है, तो वो के नीचे जो एरो का जो फेस है वो क्या है, वो मेरी लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि मैं जो लेफ्ट साइड वाला एरो जा रहा है उसको चेंज करूंगा। उसके बाद लास्ट में देखें एरो कहां पे जाना शुरू हो गया, राइट हैंड की तरफ। तो मैं राइट हैंड से चेंज करना शुरू कर दूंगा, यानी सबसे पहले आखिरी वाले, उसके बाद उससे पहले वाले, उसके बाद उससे पहले वाले, उसके बाद उससे पहले वाले। तो सीक्वेंस क्या हुई, सबसे पहले जो लेफ्ट साइड पे एरो जा रहा है उसको ट्रांसलेट करूंगा, और उसके बाद पीछे की तरफ से स्टार्ट करता हुआ आऊंगा। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा, वो की ट्रांसलेशन हुई ही,
पीता है की ट्रांसलेशन हुई ड्रिंक्स, पानी की ट्रांसलेशन हुई वाटर, में की ट्रांसलेशन हुई इन, गिलास की ट्रांसलेशन हुई गिलास। तो क्या बन गया, वो गिलास में पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर इन गिलास। निहायत ही आसान। मैंने क्या किया कि पहले जो लेफ्ट साइड पे जा रहा है उसको किया ट्रांसलेट, और उसके बाद आखिर से शुरू हुआ, आखिर से पहले वाले, पहले से पहले वाले, और मैं एक एक लफ्ज को ट्रांसलेट करता रहा। तो यहाँ पे मैंने इजीली ट्रांसलेशन कर ली। सो ये बेसिकली दो मेथड है, इसके जरिए आप इजीली हर किसी को सिखा सकते हैं। एक क्या है नंबरिंग मेथड और एक क्या है एरो मेथड। नंबरिंग में क्या था कि पहले के नीचे पहला लिखेंगे 1 लिखेंगे, और आखिरी के नीचे 2 लिखेंगे, और बीच वाले के नीचे 3 लिखेंगे। लेकिन जो दूसरा जुमला होगा उसमें क्या करेंगे कि पहले में एरो बनाएंगे लेफ्ट साइड पे, और उसके बाद आखिर से हर लफ्ज का अलग एरो बनाएंगे और हर एक को उसकी सीक्वेंस के मुताबिक चेंज कर देंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हमें किस तरह पता लगे कि मेथड 1 कहाँ इस्तेमाल करना है और मेथड 2 कहाँ इस्तेमाल करना है। तो इस सवाल का जवाब कि मेथड 1 कहाँ इस्तेमाल करना है, मेथड 2 कहाँ इस्तेमाल करना है। हाउ टू गेट टू नो वेयर टू यूज मेथड 1 एंड मेथड 2। मैं इसका जवाब देता हूँ कि हमें कैसे पहचानना है मेथड 1 कहाँ इस्तेमाल करना है और मेथड 2 कहाँ इस्तेमाल करना है। Wherever verb comes, method 2 will be used, otherwise method 1। एक चीज याद कर लें कि जब कभी भी वर्ब आ जाए, कहीं पर भी वर्ब आ जाए, तो हम मेथड 2 इस्तेमाल करेंगे, और अगर वर्ब नहीं आएगा तो हम मेथड 1 इस्तेमाल करेंगे। तो हमें तो पता ही नहीं है कि वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब। तो वर्ब की मैं डिटेल डेफिनेशन में नहीं बता रहा जा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वर्ब इज एन एक्शन। कोई भी अमल होगा वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, हम वर्ब को पहचानेंगे किस तरह। मैंने नाउन की आइडेंटिफिकेशन बताई थी, एडजेक्टिव की बताई थी, तो वर्ब की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। ऑलवेज इन उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ वर्ब इट एंड्स एट ना। हमेशा उर्दू ट्रांसलेशन, कोई भी वर्ब आए आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो वो हमेशा आखिर में किस पर एंड होगा, ना के ऊपर। अगर वो ना के ऊपर एंड हो रहा है तो वो वर्ब है, ना के ऊपर एंड नहीं हो रहा तो वो वर्ब नहीं है। कैसे, उसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। ऑलवेज इन उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ वर्ब इट एंड्स एट ना। हमेशा किस पर एंड होगा, ना पर एंड होगा। एग्जाम्पल लुक, देखना, नून अलिफ ना पर एंड हो रहा है तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। प्ले, खेलना, ये क्या हो गया, ना पर एंड हो रहा है। बुक, किताब। अब किताब जो है ये ना पर एंड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। इसी तरीके से राइट, लिखना, सिट, बैठना, कुक, पकाना। तो अब कुक भी क्या है, नून अलिफ ना पर एंड हो रहा है। पकाना तो ये क्या हो गया, वर्ब पर एंड हो रहा है, ना पर एंड हो रहा है तो ये वर्ब हो गया। इसी तरीके से फैन, फैन क्या हो गया, कलम, ये भी ना पर एंड नहीं हो रहा। आप देखें फी से स्टार्ट हो रहा है, फे का साउंड, फैन। सी, खे से स्टार्ट होगा, कुक। प्ले, फे से स्टार्ट होगा, प्ले। तो ये सारे जो हैं आप लेक्चर 4 के अंदर देख चुके हैं, तो आप इनकी इजीली प्रैक्टिस कंटिन्यूसली कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको वर्ब क्लियर हुआ होगा। सिर्फ मैंने आइडिया दिया है कि वर्ब क्या है। तो कहीं पर भी किसी भी जुमले में वर्ब आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा तो इसका मतलब क्या, अच्छा वर्ब से मुराद, इसको पास्ट में करेंगे, मैंने देखा था, तो यहाँ पे तो देखने में ना नहीं आया, लेकिन हम हमेशा प्रेजेंट के अंदर देखेंगे। देखा था तो देखना क्या होता है, ना आ रहा है तो ना क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसी तरीके से मैंने खेला था, इसमें ना नहीं आ रहा तो मैं टेंस के अंदर इसको नहीं देख रहा। खेलने, खेले को हम प्रेजेंट में करेंगे तो क्या बनेगा, खेलना बनेगा। ना पर एंड हो रहा है तो उसका मतलब ये क्या है, वर्ब। सो जब भी वर्ब आ जाएगा तो वर्ब आ जाएगा तो मेथड 2 इस्तेमाल होगा। मेथड 2 का मतलब है एरो वाला। और जब वर्ब नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, मेथड 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब इजी ट्रांसलेशन के अंदर हम देखते हैं उसी जो अभी हमने देखा मेथड 1 के अंदर क्या था, वो मेरा दोस्त है, इसके अंदर वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है तो हमने मेथड 1 में लगाया, वो गिलास में पानी पीता है। अब पीता, पीते का एक्चुअली क्या होगा, पीना। तो इसमें वर्ब आ रहा है तो ये हमने क्या लगाया, मेथड 2 लगाया। मेथड 2 लगाया क्योंकि इसमें वर्ब आ रहा है। अब देखें प्रैक्टिस, इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये और ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा मेथड 1 और मेथड 2 की। मेथड 1 क्या है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो एक बहुत अच्छा
इंसान है, इसमें कहीं भी ना वाला लफ्ज नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें वर्ब मौजूद नहीं है। जब वर्ब मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा, मेथड 1 से लगेगा। मेथड 1 का मतलब क्या था कि नंबरिंग वाला। दूसरा जुमला, वो सबके लिए सहरी बनाती है। अब बनाती, इसका मतलब क्या, बनाना, ना आ रहा है, वर्ब आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा जुमला हुआ, ये हुआ एरो वाला, मेथड 2 के अंदर आएगा। अब देखिए मेथड 1 में हमने क्या था, नंबरिंग, पहले लफ्ज के नीचे 1 लिखा और आखिरी के नीचे 2 लिखा और जो बीच वाला है उसके नीचे 3 लिखा। इसका मतलब इंग्लिश बनाते हुए सबसे पहले 1 की ट्रांसलेशन करेंगे, फिर 2 की करेंगे और फिर 3 की करेंगे। जबकि मेथड 2 में क्या था, पहले लफ्ज में एरो बनाया, वो एरो कहां जा रहा है, लेफ्ट साइड पे, उसके बाद आखिर से शुरू हुए और हर लफ्ज के नीचे एरो बना दिया। इसका मतलब पहले वो की ट्रांसलेशन होगी, फिर बनाती है की होगी, फिर सहरी की होगी, फिर सब के लिए होगी। मतलब पहले लफ्ज को चेंज करेंगे, उसके बाद आखिर वाले हर एक लफ्ज को हम सीक्वेंस से चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए मेथड 1 की तो क्या बन गया, वो की इंग्लिश हो गई ही, है की इंग्लिश हो गई इज, एक बहुत अच्छा इंसान, एक की इंग्लिश आ, बहुत वेरी अच्छा गुड इंसान पर्सन, तो क्या हो गई, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। हमने सीक्वेंस किया, पहले को देन सेकंड को और थर्ड को। इसी तरीके से अगर हम इस जुमले की बनाए मेथड 2 से, तो वो की इंग्लिश हो गई ही, बनाती है की इंग्लिश हो गई मेक्स। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं बता रहा कि जुमला कौन सा है, टेंस कौन सा है, मैं सिर्फ आपको ट्रांसलेट करना बता रहा हूँ। तो बनाती है कि इंग्लिश हो गई मेक्स, सहरी की। देखें सहरी एक एशियन वर्ड है, सहरी को सहरी भी बोलते हैं। बहुत सारे अभी स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सहरी को क्या बोलते हैं, तो सहरी को सहरी भी बोलते हैं और सहरी को प्री डॉन मील भी बोलते हैं। प्री डॉन मील का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, डॉन बोलते हैं सुबह के वक्त को, और मील का मतलब होता है खाना। वो खाना जो सुबह सवेरे होने से पहले खा लिया जाता है उसको हम सहरी बोलते हैं। तो इंग्लिश के अंदर इसका वर्ड इस्तेमाल होता है प्री डॉन मील। तो प्री डॉन मील इस्तेमाल होता है। अगर आप ये इस्तेमाल ना करना चाहें, सहरी इस्तेमाल करना चाहें, दैट इज क्वाइट फाइन। तो क्या हो जाएगा, सहरी प्री डॉन मील सबके लिए, फॉर एवरीवन। तो देखिए सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं, पहले वाले को लाए, फिर आखिर से हर लफ्ज को हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। देन इसी तरीके से ये उसका घर है, ये उसका घर है, इसके अंदर भी किसी किस्म का कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये मेथड 1 से इस्तेमाल होगा, मेथड 1 से चेंज होगा। मेथड 1 का मतलब क्या है, नंबरिंग सा, नंबरिंग से। ये का मतलब ये के नीचे 1 लिखा और आखिरी क्या है, था के नीचे 2 लिखा और बीच वाला क्या, उसका घर 3 लिखा। इसी को हम इसी सीक्वेंस से चेंज करेंगे। ये का मतलब होता है दिस, था का मतलब होता है वाज, जिसे हम वॉज बोलते हैं। अगेन आई वुड से, मैं यहाँ पे ये नहीं पढ़ा रहा इज एम आर क्या है, वॉज वर क्या है, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। था को क्या बोलते हैं, वॉज, और उसका घर हर होम। तो ये उसका घर है, सबसे पहले 1 की ट्रांसलेशन की, फिर 2 की, फिर 3 की। दिस वॉज हर होम। इसी तरीके से अम्मी ने सबके लिए अफ्तारी बनाई थी। अब बनाना आ गया, बनाई से निकला बनाना, तो ना आ गया तो वर्ब हो गया मेथड 2। इसमें भी हम एरो लगाएंगे। एरो का मतलब क्या है, अम्मी पहला लफ्ज है, इसमें एरो जाएगा, इसका मतलब कि सबसे पहले चेंज होगा। उसके बाद आखिरी से शुरू हो जाएंगे। आखिरी में क्या आ रहा है, बनाई थी, पहले इसको चेंज करेंगे। उससे पहले क्या आ रहा है, अफ्तारी, फिर उसके बाद अफ्तारी को करेंगे, फिर उसके बाद ने सबके लिए। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो अम्मी, मदर, बनाई थी, मेड। अफ्तारी को क्या बोलते हैं, अफ्तारी को अफ्तारी भी बोल सकते हैं या बोलते हैं आफ्टर डस्क मील। आफ्टर मतलब होता है बाद में, डस्क का मतलब होता है गरूब आफ्ताब। जिस तरह डॉन होता है तुलू आफ्ताब, तो डस्क होता है गरूब आफ्ताब। मील का मतलब खाना। सो गरूब आफ्ताब के बाद जो खाना खाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर डस्क मील, सबके लिए, फॉर एवरीवन। तो सबसे पहले अम्मी को चेंज किया, देन बनाई थी को चेंज किया, देन अफ्तारी को चेंज किया, देन सबके लिए चेंज कर दिया। जुमला क्या बन गया, मदर मेड आफ्टर डस्क मील फॉर एवरीवन। सो दिस इज व्हाट द क्वाइट सिंपलेस्ट मेथड कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर वर्ब नहीं आ रहा तो मेथड 1 के जरिए, नंबरिंग के जरिए, और अगर नहीं आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, एरो के जरिए। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से हम ट्रांसलेशन किसी को सिखा सकते हैं। इसके ज़रिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे, जिनको ट्रांसलेशन आती भी है वो भी इसकी अगर प्रैक्टिस करें
तो वो बाकी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। सो ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर, तो मैंने आज ट्रांसलेशन को कवर करने की कोशिश की है। आई होप सो कि सारे मेथड जो स्टार्टिंग जो कन्फ्यूजन जिसको ट्रांसलेशन आती है, जिनको कन्फ्यूजन होती है, उसको क्लियर करने की कोशिश की मैंने, और उसके बाद जिनको ट्रांसलेशन नहीं आती या दूसरों को कैसे सिंपल तरीके से ट्रांसलेशन पढ़ना है उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इन लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर में आपने एक भी चीज़ नई सीखी है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना मत भूलिएगा, क्योंकि रिमेंबर, शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला की ज़ात बहुत खुश होती है और हमारी नेमतों में इजाफा होता है, और इल्म का शुक्र अदा करने से इल्म में इजाफा होता है। और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, इट वुड बी inshallah issued tomorrow. Thank you very much.